everyone, I am Anusag and today we will be studying politics. Before beginning this chapter of politics, let me give you a brief idea कि politics में होता क्या है and what are the things that are important. Okay. So the chapter is what is democracy and why democracy. But before studying and going into the chapter, let's begin with the basics of politics. Indian politics का जो एक छोटा brief है, it means Indian politics starts with the preamble and ends in the preamble. ये एक introduction है. Preamble is an introduction of the constitution. एक brief introduction है जिसके behalf पे it is a philosophy of the constitution. Constitution की जो भी चीज़ें उसके अंदर हैं वो सभी briefly has been mentioned in the Indian preamble. Preamble समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Once you understand the preamble, the basics of Indian politics is very much clear. Okay. So preamble मैंने आपको बता दिया कि ये एक brief है जो भी constitution के अंदर चीज़ें इनकलकेट की गई हैं, जो भी लिखा गया है, उसका जो फिलॉसफी है, उसके पीछे जो मकसद है वो इसके अंदर मेंशन किया गया है. इंडिया क्या है, व्हाट इज इंडिया पॉलिटिकली हैज बीन मेंशन्ड इन दिस प्रीएम्बल. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वी विल फोकस ऑन फ्यू वर्ड्स. बिफोर दैट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द मोस्ट पावरफुल सोर्स इन दिस कंट्री. सारी की सारी जो पावर है इंडियन पॉलिटिक्स की, सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो इंडिया के लोग हैं. ना ही तो कोई गवर्नमेंट फॉर्म है, ना ही कोई और है. सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया को बनाता है, जिसके ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स टिकी हुई है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे लोगों को दी गई है. राइट. वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a. Now each of these word is very much important. इसमें बोला गया कि हम सब लोग मिलके इंडिया को एक ऐसा देश बनाएंगे. कैसा देश? सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन दिस वर्ड सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन इज अ कंट्री इज कॉल्ड सॉवरेन अगर उसके ऊपर कोई भी फॉरेन रूल नहीं है, फॉरेन पावर का एम्फेसिस नहीं है, फ्री फ्रॉम एनी पावर ऑफ अनदर कंट्री, कोई भी और कंट्री उस पर रूल नहीं करता है, एंड द कंट्री इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर से रिलेटेड. सो इट्स फ्री फ्रॉम फॉरेन पावर या इन्फ्लुएंस बोल सकते हो आप, एंड इट्स फ्री टू टेक इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस. जो इसके हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के स्टेट्स के अंदर क्या रूल्स बनेंगे, कैसे रूल्स बनेंगे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका लिखा गया है. लेकिन उसके अंदर कोई और कंट्री का प्रेसिडेंट आपको कंपेल नहीं कर सकता टू टेक सर्टेन डिसीजंस इन एनी डायरेक्शन. इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजंस. इंडिया फ्री है कि कौन से कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितनी ड्यूटीज लगानी है, उसको रोकना है, नहीं रोकना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू कीप आवर रिलेशंस विद पाकिस्तान, हाउ वी आर गोइंग टू कीप आवर रिलेशंस विद चाइना, हाउ वी आर गोइंग टू कीप इट विद यूएस और एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. सो एक ऐसा कंट्री जो खुद एम्पावर्ड होता है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए और कोई और कंट्री का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो होता है सॉवरेन कंट्री. 1947 से पहले वी वर नॉट सॉवरेन बिकॉज ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया. ओके, सो वी ऑल पीपल टुगेदर विल मेक इंडिया अ सॉवरेन कंट्री. नो अदर कंट्री हैज द पावर टू डिसाइड आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड जिस पे हम फोकस करेंगे वो है सोशलिस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट मतलब एक ऐसा कंट्री जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मासेस. ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन भी होती है क्योंकि जो सोशलिस्ट सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन में उसमें जो डिस्क्राइब किया गया था वो ये था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकता. मतलब कोई भी प्राइवेट ऑनर नहीं होगा, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होगा. बट इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, दिस वाज रूल्ड बाय कि हमारे पास डेमोक्रेटिकली वी आर सोशलिस्ट कंट्री, वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब हमारे पास प्राइवेट ऑनर्स भी हैं और पब्लिक
honor, like government be honor resources के. Both private and public sectors are the owner of different resources, but they will work in a manner that maximum profit has to be distributed among the wide रेंज ऑफ पीपल. मास पॉपुलेशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जाना चाहिए. गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज़. जो इनइक्वालिटीज़ है उसको रिड्यूस करेंगे, पॉवर्टी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स और बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है. लाइक अगर कोई फूड आर्टिकल है, बाकी लोगों को 100 रुपये पे मिल रहा है, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ वीट. वीट जो होता है वो गरीबों को बहुत कम प्राइसेस पे, बीपीएल लोगों को कार्ड्स बने होते हैं तो उनको बहुत कम प्राइसेस पे मिलते हैं. दीज स्टेप्स आर टेकन टू रिड्यूस द फाइनेंशियल जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज वी आर अ सोशलिस्ट नेशन. ओके, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है. अनडाउटेडली ऑल द सेक्टर्स आर नॉट पब्लिक सेक्टर्स, वी हैव द प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल, बट आवर गवर्नमेंट विल बी टेकिंग स्टेप्स थ्रू आउट to reduce the financial inequalities in India. Okay, another word जो आता है वो आता है secular. Secular आपको पता है कि religion से related होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया का अपना कोई religion होगा या नहीं. ना ही इंडिया का खुद का कोई religion होगा, ना ही वो किसी religion को promote करेगा एज अ नेशन. एज अ नेशन वो किसी भी रिलीजन को फेवर या प्रमोट नहीं करेगा. इट विल रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इन अ सिमिलर मैनर. So India is a sovereign, free from the foreign power. We are empowered to take our own decisions. Socialist, we will try to reduce the inequalities and the profit of the resources will be distributed among the masses. Secular, that India will not have any religion of its own and it will not favor or promote any religion and will respect all the religion in the similar manner. We have the freedom to choose our own religion. हमें हमारी गवर्नमेंट नहीं बोलती कि आप कोई किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करो. यू कैन बी एथिस्ट ऑल्सो, यू डोंट हैव टू बिलीव इन गॉड इवन इफ यू वांट. तो ये टोटली हमारी चॉइस है कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है. ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो पॉलिटिक्स सारी इस प्रेम्बल में से ही निकल के आती है. मोस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स इज टेकन आउट ऑफ दिस preamble. ओके, तो डेमोक्रेटिक के बारे में हम अभी आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे. ब्रीफ बता दूं कि एनी कंट्री इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो वहाँ के गवर्नमेंट होती है वो लोग इलेक्ट करते हैं. अगर ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. ओके, हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट. हेड इज इलेक्टेड. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडिया, ठीक है. और प्रेसिडेंट आपको पता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है. इलेक्शंस के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, बट एट द एंड द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड. सो इंडिया इज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड अ रिपब्लिक कंट्री. टेक्स इट्स ओन डिसीजन, distribute the resources among masses, does not favor any type of religion and respect all religions equally. The rulers are elected by the people and the head of the state is also elected. Okay, and to secure और अपने citizens को justice देगा, liberty देगा, equality देगा, fraternity मतलब brotherhood को वो promote करेगा. We will stand united. We will always try to stand united because India is a very diverse country. We have the diversity of religion, language, caste, economic level, status wise we have a lot of diversity. So India is a very diverse country in all the aspects. So we will try, all the citizens will try to stay united. We will promote the brotherhood and fraternity, assuring that the dignity of the individual, हर एक इंसान की डिग्निटी बरकरार रहे, ठीक है. कोई भी किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करे. वी स्टैंड टुगेदर एंड जस्टिस के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दी जाएगी, ठीक है. आपके साथ कोई भेदभाव ना हो. आप पुअर हो, रिच हो, डजंट मैटर. यू आर इक्वल बिफोर द लॉ. पॉलिटिकली आप चाहे मैन हो, वुमेन हो, और वट एवर स्टेटस, कास्ट, यू, क्रीड, कलर, स्किन कलर, कुछ भी हो, यू विल बी पॉलिटिकली इक्वल. योर वोट हैज़ द इक्वल वैल्यू. लिबर्टी, आपको खुली छूट है टू एक्सप्रेस थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. कुछ भी आप, कोई भी भगवान को मानो, किसी में विश्वास रखो, कोई भी आपका बिलीफ हो, आप अपने थॉट और एक्सप्रेशन
प्रेजेंट कर सकते हो, लिबर्टी है आपको, until or unless they do not hurt or harm anybody. Okay, you have to be in the dimension of the laws, of course. इक्वालिटी है आपको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी जो भी गवर्नमेंट देगी इक्वली देगी सबको, कोई भी पार्शलिटी नहीं होगी. So this is the introduction of the country, and this is what we give to our citizens. We give them justice, liberty, equality, and we promote fraternity and integrity. We will stand united. Okay, these are related to the unity. और ये सब कब adopt किया गया था? This was in 1949 नवंबर को, और इनेक्ट किया गया था on 26 जनवरी 1950. We know that. Okay, so ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि इंडियन पॉलिटिक्स किन फंडामेंटल रूल्स पे चलता है. ओके, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने सिटीजन्स को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और सोशल साइंस टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट दे मस्ट नो कि कौन कौन से वर्ड आपके प्रियम्बल में लिखे गए हैं और उनका मतलब क्या है. ओके, कोई भी पॉलिटिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे पूछे सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेटिक, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज बेसिक वर्ड्स. ओके, now we'll move towards the chapter. Okay, so our chapter is why democracy and what is democracy. Democracy क्यों चाहिए हमें और democracy है क्या. Okay, so what is democracy? Democracy in simple word is described as a form of government. ये basically है क्या, एक form of government है जिसके अंदर जो rulers हैं वो क्या है, लोगों के द्वारा elect किए जाते हैं. People elect their rulers. जो भी गवर्नमेंट, अब जैसे आप चाहे स्टेट का एग्जाम्पल ले लो, चाहे कंट्री का एग्जाम्पल ले लो, हमारे जो रूलर्स हैं, रूलर्स इन द मीन्स जो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ, टेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन. ठीक है, रूलर्स मतलब ऑटोक्रेट्स मत समझना, आप किंग मत समझना. रूलर्स मतलब जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं टू टेक द कलेक्टिव डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन, दे आर रूलर्स. सो इंडिया में जो भी पार्लियामेंट में लोग होते हैं, जो भी MPs होते हैं, इवन इफ यू टॉक अबाउट स्टेट्स, MLAs होते हैं, उनको हम वोट करते हैं. ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय अस. सो इंडियन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी. ओके, and India is not only the one country who is following this democratic, it is India, US, you have Canada, Japan, France. Okay, so there are many other countries who are following this form of government, that is democratic form of government. Google about the countries ranking भी आती है democratic, किसकी सबसे ज़्यादा democracy better है. So tell me which is the country on number 1 who is having the best form of democratic government, and what is the rank of India in the democratic countries list. Okay, there are many other countries who are following this. Maximum of the countries of the world are following the democratic form of government. तो ये तो बात हो गई आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है. अब हम उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो एक कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो कि उसके जो रूलर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब इलेक्शन होगा तो उसमें कैसे इलेक्शंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा, हम लास्ट में चैप्टर के लास्ट में केस स्टडी की बात करेंगे जिसमें हम एक एक कंट्री की बात करेंगे जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी नहीं है. क्यों नहीं है, विल डिस्कस इट लेटर. उसके लिए आपको ज़रूरी है ये समझना कि फीचर्स क्या क्या होते हैं डेमोक्रेसी के. सो सबसे पहला जो फीचर्स आता है वो है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्शंस होंगे तो एक ऐसे तरीके से होने चाहिए कि सबको इक्वालिटी लगे, सबको ऐसा लगे कि कोई भी पार्शलिटी नहीं हो रही है, अच्छे तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए. ये सब फीचर्स बताने से, डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि 100% ये चीज़ें किसी भी कंट्री में फॉलो नहीं होती है. ठीक है, इफ़ यू डीप डाउन स्टडी द रियलिटी तो ये 100% कहीं पे भी फॉलो नहीं होता. लेकिन वेयर दीज फीचर्स आर मैक्सिमम ऑप्टिमाइज, सबसे ज़्यादा जहाँ यूज़ होते हैं या ये होने चाहिए, ये फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, तो 100% डेमोक्रेटिक कंट्री आपको कहीं नहीं मिलेगा. लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ फीचर्स हैं वो अगर फॉलो होते हैं तो उसके हिसाब से आपको रैंकिंग दी गई है जिसकी मैंने बात की, तो यू कैन रीड अबाउट इट. तो सबसे पहला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, रूलर्स जो है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होने चाहिए. अब इलेक्शंस कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं लेकिन पार्टी एक ही है. ठीक है, वो पार्टी जो जिसको चाहे सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में. तो दिस इज नॉट अ ट्रू मीन्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. आपने
कंपेल कर दिया लोगों को कि आपको अगर ये आइडियोलॉजी फॉलो करोगे तो ही आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो ही आप लीडर बन पाओगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और इवन जो निर्दलीय होते हैं, मतलब विदाउट एनी पार्टी, यू कैन ऑल्सो इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े होते हैं, इवन यू कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, बस आपकी एज और कुछ एक क्राइटेरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो फुलफिल होने चाहिए, अदरवाइज यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, यू कैन स्टैंड, यू कैन फाइट फॉर इलेक्शंस। ओके, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो ये इलेक्शन का पार्ट है कि आप सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो कि यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन इफ यू हैव द कैपेबिलिटीज एंड इफ यू आर अबव सर्टेन एज। कुछ एक रूल्स जरूरी हैं, जैसे एज हो गया, क्वालिफिकेशंस हो गया, वो चीजें जरूरी है, लेकिन यू मस्ट नॉट कंपेल देम टू फॉलो अ सर्टेन टाइप ऑफ आइडियोलॉजी और फिर आप उनको अलाउ करो कि नहीं आप इलेक्शंस फाइट कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब कई फॉर्म ऑफ ऐसे भी गवर्नमेंट है जहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी बन जाती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, वाई डू वी इलेक्ट पीपल, हम क्यों इलेक्शंस करवाते हैं, क्यों लोगों को चुनते हैं, ताकि वो हमारे लिए डिसीजंस ले पाए। लेकिन कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे उनको जो फाइनल डिसीजन का पावर है उनके पास नहीं होता है, किसी और के पास होता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपने लोगों को पावर दी है रूलर सिलेक्ट करने की और फेयरली आपने सभी को अपॉर्चुनिटी दी है, उसके बावजूद भी आप फाइनल जो डिसीजन मेकिंग पावर उनको नहीं दे रहे हो, तो इट्स यूजलेस, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, फाइनल डिसीजंस है हमारे एमपीज और एमएलए रूल्स बनाते हैं, ठीक है। वी हैव द फाइनल डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड। अब ऐसा नहीं है कि हाँ इलेक्शंस होते हैं 10 साल में एक बार करवा दिए या फिर 15 साल में स्पैन में एक बार करवा दिए, एक प्रॉपर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए कि इतने साल के लिए दिस असेंबली और दिस पार्लियामेंट और दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर्स एंड वापस से फिर इलेक्शंस होंगे, ताकि जो लीडर्स हैं उनमें भी डर बना रहे कि वापस इलेक्शन होंगे और लोगों का मैंडेट कुछ और हो सकता है इफ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क इन फेवर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो सबसे पहला था जो फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसको आपने ब्रॉडली समझा है कि फेयर इलेक्शंस करवाना मतलब आप रेगुलरली इलेक्शंस करवाओ, सभी लोगों को यू गिव द ओपन ग्राउंड टू फाइट द इलेक्शंस, ठीक है। आपकी कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, एक्सेप्ट द फ्यू रूल्स लाइक एज एंड ऑल क्वालिफिकेशन। और अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो फाइनल डिसीजन का पावर भी आप उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को दो, ओके। नेक्स्ट वन इज 1 person 1 vote। अब ये सेकेंड फीचर का क्या मतलब हुआ कि हर एक पर्सन को एक ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उस पर्सन के वोट की वैल्यू भी मतलब हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक अमीर आदमी ने वोट दिया और एक गरीब ने वोट दिया है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है या इसकी कम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबको एक ही वोट। तो आपको पता है वी हैव मेनी इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं कि वो अपने ये वोटिंग इंक डालते हैं, आप एक ही बार वोट डाल सकते हो, 2 बार नहीं डाल सकते हो, और सभी के वोट की वैल्यू जो है इक्वल है, ठीक है। चाहे आप दो चाहे कोई और दे, सबका इक्वल वैल्यू है वोट का, चाहे एक वुमेन दे चाहे एक मैन दे, चाहे एक गरीब दे चाहे एक अमीर दे, चाहे कोई भी दे, ओके। एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। There are countries where women are not allowed to cast vote, तो that's also not a democratic form of government, ठीक है। वो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई है कि आप सिर्फ मेल्स को अलाउ कर रहे हो वोटिंग राइट्स। तो 1 person 1 vote का मतलब है कि जितने भी लोग आपके कंट्री में एलिजिबल है वोटिंग के लिए उन सबको आप राइट टू वोट दे रहे हो और वो लोग वोटिंग कर रहे हैं और सबकी इक्वल वैल्यू है, ओके। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट एंड एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। So it's a very proud thing that India is following all these norms, ठीक है। इंडिया में सबको इक्वल राइट है, women even participate, and अभी जब इलेक्शंस हो तो you read out कि कितना परसेंट इलेक्शन का कितना परसेंट पोलिंग हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ द वुमेन वर टेकिंग पार्ट। सो आजकल मोर देन 50, 60, 70% ऑफ वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस, ईदर दे आर फाइटिंग द इलेक्शंस और दे आर पोलिंग देयर वोट्स एटलीस्ट, ओके। सो ये इलेक्टोरल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है लोगों को, तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट उठाती है, जिसमें गाँव में जाके बताती है कि आपके वोट की कीमत क्या है, आपको वोट क्यों देना चाहिए, एंड how you should choose your candidate ki whom we should vote for. So these are some of the steps taken by the government to ensure that we follow the democracy properly, okay, we form a democratic government properly.
Another is major decisions by the elected leaders. I told you, हम जो लोग इलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें हमने पार्लियामेंट दिखा है, पार्लियामेंट में जो भी एमपीज होते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में जो भी लोग होते हैं, ठीक है, वो ही डिसीजंस लेते हैं. डिसीजंस कैसे लेते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. उन्हें इतना भी एम्पावर नहीं कर दिया गया है कि एक बार आप चुने जाओ तो यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन. नो, वी हैव सेट रूल्स एंड लॉज, उसके उस दायरे में रह के उनको डिसीजंस लेने होते हैं. लेकिन येस, दे हैव द पावर टू टेक डिसीजंस. ओके, और ये उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दे आर रिस्पॉन्सिबल. एक सबसे बढ़िया जो बात होती है वो क्या होती है, दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये लोगों को अकाउंटेबल है. उन्हें पता है अगर वो नहीं प्रॉपरली फंक्शन करेंगे तो देयर कैन बी अनदर मैंडेट बाय द पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. ठीक है, तो लोग हम चुनते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं. डायमेंशंस में लॉज और रूल्स के डायमेंशन में रह के वो रूल्स बनाते हैं हमारे लिए. ठीक है, और वो हमारे बेनिफिट के लिए बनाते हैं. और दे आर अकाउंटेबल टू अस, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल. आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर दैट द मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट पावरफुल बॉडी इन दिस कंट्री इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. एवरी पावर इज ड्रिवन फ्रॉम अस. हमसे ली जाती है सारी पावर्स. हम इलेक्ट करते हैं, हम उन्हें एम्पावर करते हैं कि यू गो एंड टेक डिसीजंस फॉर अस. ओके, रूल ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या होगा कि एक गवर्नमेंट मान लो मेजोरिटी से जीत गई है तो उसके बाद में तो वो एक टाइप से ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चला सकती है. ठीक है, डिक्टेटरशिप भी कर सकती है कि नाउ वी आर इन पावर, वी कैन टेक डिसीजंस, रूल्स बदल सकती है. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. आप गवर्नमेंट बना ली, वेल एंड गुड, बट यू हैव टू फंक्शन इन द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम लॉ है लैंड का. इससे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है. कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है. इवन द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अबव आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वट एवर द फंक्शन प्रेसिडेंट कैन परफॉर्म इज ऑल्सो इन डिटेल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपको राइट्स दिए गए हैं उसी दायरे में आप काम कर सकते हो. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट. ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसके बाद में सभी जो पॉलिटिकल स्टेप होता है उसमें क्या वो स्क्रूटनाइज्ड होता है प्रेस से. अगर आज गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल ले लो, जो अमेंडमेंट एनआरसी वगैरह किया था तो इतना ज़्यादा अपोजिशन हुआ था उसका. ठीक है, तो एक मीडिया प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है जिसके प्रेशर में रहता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. उनको पता होता है कि उन्होंने कोई स्टेप लिया या वो कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं तो मीडिया विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड पीपल विल चेंज देयर मैंडेट नेक्स्ट टाइम. सो उनको एक प्रेस का जो मीडिया का फ्रीडम इंडिया में है वो बहुत बढ़िया चीज़ है. इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो वी हैव द फ्रीडम ऑफ प्रेस. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी प्रॉपरली कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ये. हालांकि लेजिस्लेटिव में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव लाइक जो रूलर्स हम इलेक्ट करते हैं अगर वो कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जो हमारे राइट्स के अगेंस्ट है तो वी कैन गो टू द कोर्ट. ओके, देयर आर प्रोविजंस अबाउट इट कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, लेजिस्लेटिव इज बिड टू फॉलो दैट. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, दिस वी हैव टू रिपील दिस. आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज किया है लेकिन ये लोगों के फेवर में नहीं है. द पीपल थिंक दिस. वो प्रॉपर केस चलता है लेकिन उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि दिस अमेंडमेंट इज रिपील्ड, इज कैंसल्ड, तो जो भी डिसीजन उन्होंने लिया होगा वो कैंसिल हो जाएगा. सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. और अपोजिशन हरदम रहता है. जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, जो भी पार्टी पावर में होती है उसका एक अपोजिशन रहता है हरदम. वो जो शॉर्टफॉल, शॉर्ट कमिंग्स होते हैं उनके बारे में बताता है, लोगों को बताता है. इट ब्रिंग्स आउट इन फ्रंट ऑफ द प्रेस कि हाँ ये गवर्नमेंट ने काम किया है, इसमें ये कमी है. तो even after being elected by the majority of the people of the country, a political party or the government formed is under pressure of certain things. उसको मीडिया का प्रेशर है, उसको दायरे में काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस में काम करना है. जुडिशरी कैन टेक एक्शन इफ अप्रोच्ड फॉर. अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उसके लिए उनको दे डोंट लेट देम टू गो टू एनी एक्सटेंट. तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया कैन हैव. मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है
ठीक है, तो उसमें एक ऐसी गवर्नमेंट चलाना जिसमें सभी लोगों के इंटरेस्ट को, सभी लोगों के बेनिफिट को नज़र में रखा जाए एंड दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो द गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर द रिजल्ट्स, यू नो, ठीक है। तो ये चीज़ें इन डायमेंशंस में रह के गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स में हमने कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे होते हैं इक्वल, वो इलेक्शंस जो होते हैं वो रेगुलरली हेल्ड होनी चाहिए, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फिर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको फाइनल डिसीजन मेकिंग का राइट होना चाहिए। देन 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी वो इन्हेंस करता है। उसके साथ जो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वी विल टॉक अबाउट द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी विल डू सम सर्टेन केस स्टडीज, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।